हेलो एवरीवन, वेलकम टू के बीएड ग्रुप। आज हम देखेंगे थर्ड पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम में कि भाषा क्या है और इसकी प्रकृति या विशेषता क्या है। तो आज हम जानते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। आज हम देखेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम पाठ्यक्रम एवं भाषा। हमारा पेपर 3 है TC 103। हमारा क्वेश्चन है भाषा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं प्रकारों को लिखें। उत्तर, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करते हैं। यह भाव, विचार तथा अनुभव आदि को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। अर्थात मानव एक दूसरे से विचार विनिमय के लिए जिस ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं वे सभी भाषा कहलाते हैं। यानी कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत के भाष धातु से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन या रिसोर्स है जिसके थ्रू मनुष्य सोच विचार करता है और अपने फीलिंग्स, थॉट्स और एक्सपीरियंस आदि को दूसरों व्यक्ति के सामने एक्सप्रेस करता है। साथ ही एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान या एक्सचेंज और प्रोवाइड करता है, वह भाषा कहलाती है। अब हम जानते हैं परिभाषा। पहली परिभाषा है शास्त्रीय अर्थों में विचार की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन वर्णों, ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य अपने थॉट्स, फीलिंग्स आदि को एक्सप्रेस करने के लिए जिन लेटर और साउंड सिंबल जो हमारे समाज के द्वारा एक्सेप्ट की गई है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हमारी दूसरी परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। इनका कहना है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टता समझ सकता है। यानी भाषा वह रिसोर्स है जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को दूसरों के सामने अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं और दूसरों के थॉट्स और फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरी परिभाषा है श्री रामचंद्र वर्मा के अनुसार मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है भाषा कहलाती है। यानी जो वर्ड्स और सेंटेंस हमारे मुख से उच्चारण किए जाते हैं और जिससे हम अपने मन की बात या फीलिंग्स दूसरों को बताते हैं वह भाषा कहलाती है। अगली परिभाषा है महर्षि पतंजलि के अनुसार। इनका कहना है जो वाणी में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। यानी जो हमारे बोलने पर साउंड निकलती है और बोलकर कुछ एक्सप्रेस करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ये थी परिभाषा। अब हम जानेंगे भाषा की प्रकृति या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसमें हमारा पहला नंबर है भाषा का संबंध विचारों से होता है। भाषा का संबंध विचारों से होता है। भाषा और विचारों को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि विचारों के अभाव में भाषा मूल्यहीन होती है। भाषा, मनुष्य की भाषा विचार प्रधान होने के कारण ही महत्व रखती है। अन्य प्राणियों की बोलियों में विचारों का पूर्णतः अभाव होता है। इसी कारण पशु पंछियों की भाषा का कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि लैंग्वेज और थॉट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि विचारों के अभाव में भाषा का कोई इम्पोर्टेंस और वैल्यू नहीं होता है। हमारी लैंग्वेज में विचारों की प्राइमेसी होने के कारण ही महत्व रखती है और अन्य प्राणियों जैसे कि पशु पंछियों की बोलियों में विचारों का अभाव होता है और इसी कारण इनकी भाषा का कोई वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। यानी भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाले संकेतों द्वारा सामाजिक सदस्य अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। यानी हमारा लैंग्वेज हमारे फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का सिंबॉलिक रिसोर्स है और लैंग्वेज के फॉर्म में यूज होने वाले सिग्नल के थ्रू हम अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और ओपिनियंस को अपने सोसाइटी के दूसरे सदस्यों के सामने रखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भाषा का मूल तत्व ध्वनि है। प्रत्येक भाषा की कुछ मूल ध्वनियाँ मान्य होती हैं। ध्वनियाँ मिलकर अक्षर और अक्षर मिलकर शब्दों की संरचना करती हैं, तभी उनकी सार्थकता प्रमाणित होती है। क्योंकि शब्द भाव एवं विचार का प्रतीक होते हैं। शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है जिससे अभिव्यक्ति की जाती है तथा वाक्यों से समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार ध्वनि भाषा के मूल तत्व हैं।
हमारा अगला पॉइंट है भाषा का मूल रूप मौखिक है। यानी भाषा का मूल रूप मौखिक है। मानव अपने प्रारंभिक काल में भाषा के मौखिक रूप से ही भाषा अर्जित करता था। साथ ही भाषा का विकास भी अपने प्रारंभिक काल में मौखिक रूप से ही हुआ था। इसके पश्चात ही इसका स्वरूप लिखित रूप में पूर्णतः विकसित हुआ। यानी कोई भी लैंग्वेज बेसिकली वर्बल ही होता है और मनुष्य अपने शुरुआती समय में भाषा के मौखिक रूप से ही लैंग्वेज को लर्न और अर्न करता था। साथ ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी अपने स्टार्टिंग में वर्बल ही हुआ था और बहुत समय बीतने के बाद इसका स्वरूप को रिटेन में डेवलप किया गया। हमारा 5th पॉइंट है भाषा अर्जित संपत्ति होती है। भाषा को एक अर्जित संपत्ति के रूप में माना गया है क्योंकि मानव अपने वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। वह जिनके बीच रहता है उन्हीं का अनुसरण कर उनकी भाषा को सीखता है। इस प्रकार इसे पैतृक न कहकर अर्जित संपत्ति कहा गया है। लैंग्वेज को अर्जित संपत्ति या अर्न प्रॉपर्टी माना गया है क्योंकि हम लोग जिस समाज या वातावरण में रहते हैं वहाँ के अन्य लोगों के कांटेक्ट में आते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं, उनकी भाषा को सीखते हैं। इसलिए भाषा को पैतृक नहीं बल्कि अर्जित संपत्ति या अर्न प्रॉपर्टी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा पूर्णतः परंपरा से संबंधित होती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। इस प्रक्रिया में भाषा में कुछ परिवर्तन तो होता है परंतु इससे नई भाषा का सृजन अचानक नहीं हो सकता है। यानी भाषा हमेशा हमारी ट्रेडिशन से जुड़ी होती है और ट्रेडिशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर्ड होती है और इस ट्रांसफर्ड प्रोसेस में लैंग्वेज में कुछ चेंज तो आते हैं लेकिन इसमें कोई नई लैंग्वेज क्रिएट नहीं हो सकती। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भाषा गतिशील तथा परिवर्तनशील होती है। भाषा स्थिर न होकर गतिशील तथा परिवर्तनशील होती है। इसके स्वरूप में देश काल तथा संपर्क के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। यानी लैंग्वेज जो है वो स्टेबल ना होकर के डायनेमिक और वेरिएबल होता है और इसके स्वरूप या फॉर्म में अलग अलग कंट्री, टाइम और कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजिंग होता रहता है, लेकिन इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होगा क्योंकि यह स्टेबल नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भाषा सभ्यता की पहचान होती है। भाषा के विकास जिस सभ्यता में होता है वह उसी सभ्यता का चित्रण करती है और उस सभ्यता के समाज का प्रत्यक्ष रूप उस भाषा में झलकता है। यानी कि किसी लैंग्वेज का डेवलपमेंट जिस कल्चर में होता है वह भाषा उसी कल्चर को दर्शाती है और इससे हमें उस कल्चर का सोसाइटी कैसा है यह साफ साफ पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट भाषा ज्ञान का प्रमुख साधन या माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही मानव अपने ज्ञान को संचित करता है, प्रसार तथा अभिवृद्धि भी करता है। भाषा के बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है, अतः भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। यानी लैंग्वेज के थ्रू ही हम किसी भी नॉलेज को इंक्रीज, ग्रोथ और अन्य लोगों तक फॉरवर्ड करते हैं। यानी लैंग्वेज के बिना हम किसी भी ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भाषा आदन सामाजिक वस्तु है। भाषा का अर्जन समाज के संपर्क से ही संभव हो सकता है क्योंकि भाषा का जन्म समाज में ही होता है, उसका विकास तथा उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिए उसे विचार विनिमय के लिए भाषा की जरूरत होती है। यानी लैंग्वेज शुरू से अंत तक एक सामाजिक वस्तु या सोशल ऑब्जेक्ट है। जिस प्रकार मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा गया है उसी प्रकार भाषा को सामाजिक वस्तु कहा गया है। लैंग्वेज का जन्म सोसाइटी में ही होता है, उसका ग्रोथ और यूज भी सोसाइटी में ही होता है। इसलिए किसी भी लैंग्वेज को अर्जित करना या सीखना समाज के कॉन्टेक्ट से ही संभव है। और चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिए अपनी सोसाइटी में इंटरेक्शन के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होता है और वह उसका यूज करता है। ये थी भाषा की प्रकृति या विशेषताएं।